आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है वो करेंगे, जिसका नाम है यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि विश्व राजनीति में यूएस का वर्चस्व। लेसन स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक्स हैं इस लेसन में उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, उसके बारे में देखेंगे। और इस सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर से यूनिपोलर बन गया था, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, यूएस की जो डोमिनेंस यानी कि यूएसए का जो प्रभुत्व स्थापित हो गया था 1991 के बाद में, उस प्रभुत्व का एक्सटेंट यानी कि उसका विस्तार, उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति और उसके लिमिट्स यानी कि उसकी सीमाएं क्या क्या थी वो देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर यानी कि 1990 से लेकर के और 2003 यानी कि इराक इन्वेजन तक के जो मेन इवेंट्स थे उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी यानी कि वर्चस्व की जो संकल्पना है उसके बारे में जानेंगे। और जो यूएस की जो हेजेमनी थी उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यूएसए की जो हेजेमनी थी उससे डील करने के लिए इंडिया के पास क्या क्या पॉलिसी ऑप्शंस थे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हेजेमनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और उसके सबसे लास्ट में देखेंगे क्या हेजेमनी को के पार पाया जा सकता है, कैन हेजेमनी बी ओवरकम। तो ये सारे मेन टॉपिक्स जो हैं हम इसमें देखेंगे। अब जो लेसन की शुरू करते हैं तो सबसे पहले आयशा की बात करते हैं। आयशा जो है वो इराक की रहने वाली होती है, बगदाद की, और आगे चल करके मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती है। पर 2003 में जब यूएसए इराक पे अटैक करता है तो एक मिसाइल अटैक में उसके जो एक पैर जो है वो खराब हो जाता है, पर फिर भी वो अपने सपनों को नहीं छोड़ती और अपने सपने जो है वो कंटिन्यू रखती है। उसके बाद में जैब की बात करते हैं। जैब डरबन का रहने वाला होता है, साउथ अफ्रीका का, और वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर होता है, आर्टिस्ट होता है। पर उसके फादर जो है उसको कहते हैं कि तुम्हें एमबीए करनी है और फैमिली का बिजनेस संभालना है। उसके बाद बात करते हैं एंड्री दी, जो पर्थ का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का। इसको जीन्स बहुत अच्छी लगती है, पर इसकी जो मदर है वो इस बात को पसंद नहीं करती कि वो जीन्स पहन करके चर्च में जाए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो है वो यूएस हेजेमनी यानी कि यूएस के वर्चस्व से संबंध रखते हैं, जो कि हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कैसे ये नई वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बना उसके बारे में जान लेते हैं। तो सडन कोलैप्स यानी कि एकदम से जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो एक नया ही वर्ल्ड ऑर्डर जो है इमर्ज होता है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ यूएस की ही पावर जो है पूरी दुनिया में रह जाती है, सबसे पावरफुल कंट्री वो ही रह जाती है। तो यूएसए ओनली सुपर पावर। तो पर ये जो इससे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि यूएसए की जो हेजेमनी थी या जो यूएसए का जो वर्चस्व था वो ऐसा नहीं था कि 1991 से ही शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत लगभग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यानी कि 1945 के बाद ही लगभग शुरू हो गई थी। और जो यूएस का बिहेवियर था यानी कि यूएस का जो व्यवहार था पूरी दुनिया में, वो शुरू से ही हेजेमोनिक था, यानी कि शुरू से ही वो अपनी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता रहता था। पर 1991 के बाद में उसको ये मौका मिला और कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया को भी समझ में आ गया कि अब यूएस से कोई भी नहीं भिड़ सकता, यानी कि यूएस की ही पूरी दुनिया में चलती है। फिर बात करते हैं अगस्त 1990 की, यानी कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी उसकी शुरुआत हो गई थी। उसमें हुआ ये था कि इराक इन्वेड करता है कुवैत पे, यानी कि हमला कर देता है कुवैत पे और उसको अपने देश में मिला लेता है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सभी तरह के जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस थे यानी कि कूटनीतिक हल, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस जितने भी मेजर मेंबर्स होते हैं यूएन के, सभी से अपील करता है कि एक साथ मिल करके और जो है कुवैत को है वो फ्री करवाएं। और जब ये यूएन का ये डिसीजन जो है, इसको उस समय के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये इस डिसीजन को बताते हैं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो है वो स्टार्ट या बिगनिंग हो चुकी है। तो कुवैत को लिबरेट करवाने के लिए लगभग 34 कंट्रीज जो है वो इकट्ठी होती हैं और इन 34 कंट्रीज के टोटल 6,60,000 सोल्जर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर थोड़े दिनों बाद जो है इराक को जो है हरा दिया जाता है और इस पूरे की पूरे जो ऑपरेशन था इसको नाम दिया जाता है डेजर्ट स्टॉर्म। तो यानी कि इराक को आसानी से हरा दिया जाता है। और पर यहाँ पे भी हम एक चीज देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे लड़ाई में यूएस का ही डोमिनेंस थी, यूएस की ही हेजेमोनी थी, क्योंकि लगभग 6,60,000 सोल्जर्स में से 75% सोल्जर्स जो थे वो अमेरिका के थे। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर की। तो फर्स्ट गल्फ वॉर में जो है जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, जो सैन्य क्षमताएं थी, वो अमेरिका की और देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस थी। यानी कि एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल जो गैप था यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी में और जो दूसरी कंट्रीज थी जो उनकी कैपेबिलिटी में। उसके बाद यूएस ने इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स का भी यूज किया था, यानी कि जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे उनका यूज किया था। कंप्यूटर का भी इस वॉर में यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर में बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया था। और इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इस वॉर की जो है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मीडिया जो है कवरेज हुई थी और सभी ने अपने घर में बैठ करके जो है इस वॉर को अपने टीवी पे देखा था। उसके बाद बात करते हैं कि यूएस को इस वॉर से यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उसको पैसा मिला था जर्मनी से, जापान से और सऊदी अरब से। यानी कि उसका इस वॉर में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना उसको जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से वापस मिल गया था। उसके बाद बात करते हैं क्लिंटन ईयर्स की। तो फर्स्ट गल्फ वॉर में जीतने के बाद भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के जॉर्ज H.W. बुश, वो हार जाते हैं बिल क्लिंटन से जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें, क्योंकि बिल क्लिंटन जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फाइट करते हैं, यानी कि जो घरेलू मुद्दे होते हैं उन पर फाइट कर करके जीत जाते हैं। और 1996 में फिर से बिल क्लिंटन जो है जीत जाते हैं। इस बार वो इंटरनल अफेयर्स को जो है आगे रखते हैं, यानी कि जो आंतरिक मुद्दे हैं उनको आगे रखते हैं, ना कि विश्व राजनीति से संबंधित मुद्दों को। फॉरेन पॉलिसी पे भी बिल क्लिंटन जो है वो सॉफ्ट इश्यूज को ही अपने रखते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी का प्रमोशन, यानी कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे। और क्लाइमेट चेंज यानी कि जो जलवायु परिवर्तन था पूरी दुनिया में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते थे। और वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए। तो बिल क्लिंटन ने स्पेसिफिकली इन चीजों पे फोकस किया था। पर ऐसा नहीं है कि बिल क्लिंटन की जो प्रेसिडेंशियल ईयर्स थे उस समय कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुआ। ऐसे 2 मिलिट्री इंटरवेंशन हुए थे। पहले की बात करते हैं। पहला मिलिट्री इंटरवेंशन 1999 में यूगोस्लाविया में हुआ था, क्योंकि यूगोस्लाविया में जो अल्बेनियन पॉपुलेशन रह रही थी, अल्बेनियन मूल के जो लोग रह रहे थे कोसोवो में, उन पे अत्याचार हो रहा था बहुत ज्यादा। तो अमेरिका ने नाटो कंट्रीज के साथ मिलकर के लगभग 2 महीने तक यूगोस्लाविया पे बम बरसाए और वहां की जो सरकार थी स्लोबोडन गवर्नमेंट उसको उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो कर दिया। और वहां पे नाटो का एक जो स्टेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेशन है, उसको कोसोवो में एस्टैब्लिश भी कर दिया। उसके बाद अलकायदा की बात करते हैं। तो अलकायदा ने जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 1998 में कीनिया और तंजानिया यानी कि अफ्रीका में जो है वो बॉम्बिंग्स कर दी थी, बम मतलब एक्सप्लोड किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ा गुस्सा आया और उसने ऑपरेशन इन्फिनाइट सर्च जो है लॉन्च कर दिया। यानी कि टेररिस्ट जो थे कैंप्स उन पे अटैक करने की, मिसाइल अटैक करने की योजना बनाई इस ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के माध्यम से। तो अमेरिका ने क्या किया कि सूडान और अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे जो है मिसाइल दाग दी, पर इन अटैक्स में कुछ सिविलियन लोग भी जो है वो मारे गए। और ये जो ऑपरेशन था इन्फिनाइट रीच, ये जो है इसको यूएन से कोई भी परमिशन नहीं थी, यानी कि अमेरिका ने अपने ही दम पे ये ऑपरेशन जो है इन टेररिस्ट को मारने का लॉन्च किया था। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।